1640 तक स्पेन ने पोर्चुगल को खो दिया। 1650 तक उन्होंने नेदरलैंड्स भी खो दिया। 1700 तक स्पेनिश एम्पायर एक एम्प्टी शेल बन चुकी थी, मैप पर बड़ी मगर इकोनॉमिकली डेड। वो सुपर पावर से सेकेंडरी पावर बन गई एक सदी से भी कम अरसे में, और वो दोबारा रिकवर नहीं कर सके। स्पेन आज एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, प्लेजेंट, कल्चर्ड, मगर ग्लोबल स्टेज पर बिल्कुल इररेलेवेंट। कंक्विस्टाडोर्स का गढ़ आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये होता है इंपीरियल कोलैप्स। अब जरा 300 साल आगे चलते हैं। सन 1900, ब्रिटेन, वो एम्पायर जहां सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। अपनी पीक पर ब्रिटेन दुनिया की 25% जमीन और 400 मिलियन लोगों पर हुकूमत करता था। पाउंड स्टर्लिंग ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। हर मेजर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट पाउंड्स में होता था। हर सेंट्रल बैंक ब्रिटिश बॉन्ड्स होल्ड करता था। लंदन दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर था, और 300 साल पहले स्पेन की तरह वो भी यही समझते थे कि ये सब परमानेंट है। लेकिन वो पहले ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे। स्टेज 1, मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। सन 1900 तक ब्रिटेन की पहुंच हर जगह थी। इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, चाइना, पैसिफिक, कैरिबियन। उनकी फौजें 6 कॉन्टिनेंट्स पर थीं और इसका खर्चा बहुत ज्यादा था। और जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो ब्रिटेन के पास चॉइस थी कि वो न्यूट्रल रहे और यूरोप को तबाह होने दे, या अपने आप को बैंकरप्ट करके वॉर जीते। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के $40 बिलियन लगे। ये आज के हिसाब से $1 ट्रिलियन बनते हैं। उन्होंने हर किसी से उधार लिया, ज्यादातर अमेरिका से। 1918 तक ब्रिटेन अमेरिका का अरबों डॉलर्स का मकरूज हो चुका था। क्रेडिटर अब डेटर बन चुका था, लेकिन वो जंग जीत गए। स्टेज 2, करेंसी डिबेसमेंट। पाउंड स्टर्लिंग को गोल्ड से बैक होना चाहिए था, मगर वॉर ने ब्रिटेन के गोल्ड रिजर्व्स खाली कर दिए। उन्होंने वेपन्स, फूड और सप्लाईज के लिए अमेरिका को सोना दिया था। 1920 तक ब्रिटेन के गोल्ड रिजर्व्स 1914 के मुकाबले में आधे रह गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पाउंड की वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश की। 1925 में वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस आए प्री वॉर रेट पर। मसला ये था कि पाउंड ओवर वैल्यूड था। ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स बहुत महंगी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और गवर्नमेंट को करेंसी डिफेंड करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने पड़े। इसने डोमेस्टिक इकोनॉमी तबाह कर दी। 1931 तक वो इसे होल्ड नहीं कर सके। ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। पाउंड की वैल्यू रातों रात 25% गिर गई। स्टेज 3, डेट स्पाइरल। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 के डेट से अभी रिकवर नहीं कर पाया था कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। एक और $120 बिलियन का खर्चा, अमेरिका से मजीद उधार। 1945 तक ब्रिटेन अमेरिका और कनाडा का $30 बिलियन से ज्यादा का मकरूज था, जो कि ब्रिटेन की पूरी जीडीपी से ज्यादा बनता था। जंग तो जीत ली गई, मगर एम्पायर खत्म हो गई। वो इसे डिफेंड नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मेंटेन नहीं कर सकते थे। स्टेज 4, लॉस ऑफ एम्पायर। 1947 में ब्रिटेन ने इंडिया को खो दिया, उसका क्राउन जूल और 200 साल तक सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कॉलोनी। अगले 20 सालों में उन्होंने सब कुछ खो दिया। 1970 तक ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रह गई थी। स्टेज 5, करेंसी कोलैप्स। पाउंड गिरता रहा। 1940 में एक पाउंड $4.03 के बराबर था। 1950 में $2.80, 1970 में $2.40, 1980 तक ये गिरकर $2.30 तक आ गया, और आज ये $1.27 तक गिर चुका है। ग्लोबल रिजर्व करेंसी एक रीजनल करेंसी बन गई। ब्रिटेन ने कोशिश की कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, न्यूक्लियर वेपन्स और अमेरिका के साथ स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन रखे, लेकिन हर कोई सच जानता था वो अब एक लॉस्ट सुपर पावर थे, खोई हुई अजमत का म्यूजियम। ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स कर गई एंड इट नेवर केम बैक। और अब सबसे रीसेंट एग्जांपल देखते हैं सोवियत यूनियन, जिसने 1945 से 1991 तक हुकूमत की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर एक सुपर पावर बनकर उभरा। उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, ईस्टर्न यूरोप पर मैसिव मिलिट्री कंट्रोल था, और स्पेस में सैटेलाइट्स थी। उन्हें यकीन था कि वही फ्यूचर है और कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को दफन कर देगी। सोवियत मॉडल ही डोमिनेट करेगा। 45 सालों तक उन्होंने अमेरिका से मुकाबला किया, मिलिटरीली अमेरिका को मैच किया, ज्यादा टैंक्स, ज्यादा मिसाइल्स, ज्यादा ट्रूप्स बनाए, लेकिन बैकग्राउंड में उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही थी। स्टेज 1, मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। सोवियत यूनियन अपनी जीडीपी का 15 से 20% मिलिट्री पर खर्च करता था। ये अमेरिका की स्पेंडिंग से 3 गुना ज्यादा था। उन्हें अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन रीच और अमेरिकन अलायंसेस को मैच करना था। वो अफगानिस्तान में थे, क्यूबा को पॉप अप कर रहे थे, सीरिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, अंगोला और इथियोपिया को सपोर्ट कर रहे थे। हर जगह जहां अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, वहां उन्हें भी घुसना था। इस सब की कॉस्ट अनसस्टेनेबल थी। स्टेज 2, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। 1970s में सोवियत इकोनॉमी ग्रो करना रुक गई। ऑयल रेवेन्यू ने उन्हें सहारा तो दिया, लेकिन और कुछ काम नहीं कर रहा था। फैक्ट्रीज कचरा प्रोड्यूस कर रही थी, फार्म्स फेल हो रहे थे, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी कई साल पीछे रह गई थी।